आपका उज्जवल भारत न्यूज में। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं खुशबू। दोस्तों, आज मैं हाजिर हूं हमारे उज्जवल भारत न्यूज के खास कार्यक्रम स्टार्स ऑफ मीरा भाईंदर में। इस खास पेशकश में हम मीरा भाईंदर के उस स्टार मेहमान से आपकी रूबरू करवाते हैं जिनका योगदान इस मीरा भाईंदर शहरवासियों के लिए भी खास है। तो आइए देखते हैं हमारा कार्यक्रम स्टार्स ऑफ मीरा भाईंदर। नमस्कार, मैं हूं रवि और आप सभी दर्शकों का हमारे उज्जवल भारत न्यूज के स्पेशल प्रोग्राम स्टार्स ऑफ मीरा भाईंदर में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि नाम है स्टार्स ऑफ मीरा भाईंदर, जी हाँ, तो हम ऐसे शख्सियत से आपको रूबरू करवाएंगे जिन्होंने अपने जीवन में कठिन परिस्थितियों में भी, कठिन समस्याओं के बावजूद भी बहुत बुरे वक्त से अपने आप को संभाला है और एक अच्छा मुकाम पाया है इस सोसाइटी में। और जी हाँ दोस्तों, जिन्होंने अच्छा मुकाम पाया है और इस मीरा भाईंदर की तरक्की में उनका योगदान रहा है, हम ऐसे व्यक्तियों से आपका परिचय करवाएंगे, आपको रूबरू करवाएंगे और जानेंगे उनसे कि कैसे किन किन परिस्थितियों में वो अपने आप को संभाला है। दोस्तों, हमारे यह कार्यक्रम उन युवाओं के लिए भी एक प्रेरणादायक साबित होगी जो कि लाइफ में कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं। तो देखते रहिए हमारा नया कार्यक्रम द स्टार्स ऑफ मीरा भाईंदर। हमारा देश भारत, जिसकी आर्थिक राजधानी मुंबई को कहा जाता है और मुंबई से सटे ही एक शहर है मीरा भाईंदर। मीरा भाईंदर तेजी से ग्रोथ करने वाले शहरों में गिना जाता है। लगभग 50 वर्ष पहले मीरा भाईंदर एक गांव जैसा था, लेकिन आज के समय में यह शहर एक महानगर की तरह दिखने लगा है। इस शहर में जो भी व्यक्ति आया है और उसने अपने मेहनत के बल पर समाज में एक अच्छा मुकाम बनाया है और साथ ही साथ मीरा भाईंदर की तरक्की में योगदान दिया है, हम उन्हें स्टार्स ऑफ मीरा भाईंदर की उपाधि से नवाजते हैं। जी हाँ दोस्तों, उज्जवल भारत न्यूज हर उस व्यक्ति को सलाम करता है जिन्होंने अपनी मेहनत से मीरा भाईंदर को संवारा है। हम अपने चैनल के माध्यम से उन सभी स्टार्स को आपसे रूबरू करवाएंगे और जानेंगे उनसे उनके जीवन के संघर्ष के विषय में। दोस्तों, आज के हमारे स्टार्स ऑफ मीरा भाईंदर के स्टार मेहमान हैं मीरा भाईंदर के जाने माने कंसल्टिंग गायनेकोलॉजिस्ट व राधा मैटरनिटी एंड मेडिकल नर्सिंग होम के ऑनर डॉक्टर विपिन चेकर। जी हाँ, डॉक्टर चेकर पिछले 23 वर्षों से मेडिकल प्रोफेशन में सफलतापूर्वक स्त्री रोग विशेषज्ञ के रूप में अपनी सेवा दे रहे हैं। वर्तमान में भाईंदर स्थित भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी हॉस्पिटल यानी टेम्बा हॉस्पिटल में बतौर कंसल्टिंग गायनेकोलॉजिस्ट के रूप में सेवा दे रहे हैं। इसके अलावा डॉक्टर चेकर कई मेडिकल एसोसिएशन से जुड़ने के साथ साथ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन मीरा भाईंदर ब्रांच के पास्ट प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए उन्हें कई बार अवार्डों से नवाजा गया है। आइए हम सुनते हैं डॉक्टर विपिन चेकर के जीवन से जुड़ी अनछुए पहलुओं के बारे में और उनके जीवन के संघर्ष और सफलता की कहानी उन्हीं की जुबानी। डॉक्टर विपिन चेकर। Namaste, I am Dr. Vipin Chekar. I am a gynecologist by profession. I have done my MD DGO from Mumbai University, JG Group of Hospitals and Vadia Maternity Hospital. I am also doing my law in second year of by Shri L.R. Tiwari Law College of Mira Road. I was the president of Association of Medical Consultants Mumbai, which is the biggest body of consultants of 12,000 doctors in Mumbai and Maharashtra. I was also the vice president of IMA Maharashtra State, which was a body of 40,000 IMA doctors, MBBS doctors in Mumbai and Maharashtra. I am also the website editor of IMA Maharashtra State and was the past website editor of Mumbai Obstetric Gynec Society and the Association of Fellow Gynecologists. I am basically a true Mumbaikar, born and brought up in Mumbai. My father was from near Pakistan, my mother is from Aligarh. I lost my father a couple of years back. He was the training head of zonal training center in LIC of India on a very high position. He was also a very good principal and a good teacher and a mentor. And my mother was vice principal in municipal school. I have a younger brother who is ME in the US and he's done his MTech also in the US. His wife is also MTech in the US and ME also in US computer science. They are both MBAs and they have 2 children. I have one daughter who's in the UK, who's doing her dentistry there, working in Scotland. My younger daughter is BE Computers, planning or almost taken admission in the US Santa Clara University, flying off next year.
My wife is a chest physician at Mokad Hospital, as well as having her own clinic by the name of Chest Clinic, and practices as an active COVID warrior in these present times all over Mira Bhayandar and Daisar. Well, starting from my school days till 9th standard, I was not very good in studies. Then I met a professor, Shri Ram Upadhyay sir, who's been my mentor and who's been the person who's behind my success apart from my parents and my family. He was the person who infused the spark in me, and from 65% I came down to being a 98% student that is there. I did very well in my 10th standard, scoring 85.85, standing third in the school. Then I scored 88% in my 12th, standing again among the first three in the Parle Tilak Vidyalaya. And then from then on, it was my mother's dream that one child, we had two brothers, so it's always mother's dream of this old age that one child should be a doctor, one child should be an engineer. So I took up the phase of being a doctor. I had good marks in biology and maths also, scoring 292 and 298 out of 300. So I stepped into medicine in Grand Medical College through my merit seat, and from there on I studied there for 5 years. Then I decided that I need to go in for post-graduation and needed the clinical touch of a patient. So I stepped into gynec. I had very good marks in obstetrics and gynecology. So I took up obstetrics and gynecology in St. GS Medical College. And I was fortunate to have had Dr. Kaizad Damani as my teacher from Vadia Maternity Hospital, which ranks as #1 hospital in Asia as far as the deliveries and obstetrics is concerned. So I am a cusp product of JJ Hospital and Grand Medical College and KM Hospital. So after that, I did a clinical practice of 1 year, and then, as you know, property prices are very high, and coming from a lower middle class background, to raise 20-25 lakh rupees at 23 years down the line was a big amount, and that time to settle in Borivali from where we are was putting up at a cost of at least 1 crore, and 1 crore, if you remember, 23 years down the line was exorbitant money. So we stepped down to the periphery to Mira Bhayandar, and we found a reasonably place which was within the budget 23 years back, and we bought a small nursing home of 2000 square feet, which is known as Radha Maternity and Medical Nursing Home. Today it is one of the few 10 NABH accredited hospitals in Mira Bhayandar. The journey started from 2000 square feet, though we are still 2000 square feet down the same time, but we've renovated our place to the state of the art nursing home as far as NABH accreditation is concerned, as far as the facilities are concerned, as far as obstetrics is concerned, as far as gynecology is concerned, as far as infertility is concerned, as far as operating laparoscopy is concerned. We do anything and everything in obstetrics and gynecology, right from giving birth to termination of pregnancy up to 20 weeks. So it's been a long journey of 23 years where Mira Bhayandar was nothing. There was just one simple road. We started off living in the hospital premises in 170 square feet, and now we moved on to 1500 square feet place. So it's been a long journey of going through the ups and downs of Mira Bhayandar and seeing it progress from 600 rupees square foot to 15,000 rupees square foot. So we've gone through all the phases of the development which all of us have gone through Mira Bhayandar for the last 23 years, and it's been a good journey for me and a very successful journey for me as far as my academic career goes, as far as my obstetric career goes, as far as my career, as far as medical termination of pregnancy goes. It's been a very nice journey for me. I'm really proud to say that I have not had any deaths in the whole of my practice of 23 years. Hardly a max, you can say almost negligible 0.01% of any complication or some sort of a real complicated issue or something. I'm fortunate enough as of date not to be in the media for any reasons or something like that, and this is one of the, I would say, in 23 years my first appearance on a television or with Ujjwal Bharat News to portray as to what Mira Bhayandar doctors are and how they've progressed from a place where it was totally khadi to sky high rocketed buildings and with posh club amenities and posh roads now, and with earlier to buy anything in Mira Bhayandar was a big dream. Now today everything, the top multinational companies are over here. You can buy anything of anything over here. The top branded clothes, the top branded watches, you name it, and everything is there in Mira Bhayandar. And with the current new generation and the new MLA Geeta Jain and the past MLAs Narendra Mehta, we've seen it grow from a very small pictures location in the whole of Mumbai, Thane, to a very good prominent society
or a prominent place in Mira Bhayandar, and the water problem that was there has also been solved to a large extent, and I'm really proud that we are staying in Mira Bhayandar. And the saying goes that a person who comes and stays in Mira Bhayandar, the earth is so powerful that he would not leave Mira Bhayandar unless for known reasons. So that's about how Mira Bhayandar is and my journey as an obstetrician gynecologist. And before I sum up, I was in charge of Pandit Bhimsen Joshi Rugnalaya, that is there, the OBGYN department. And we had a very good tenure of 3 years, and I must have done around 600 surgeries there. And again, it's on record that our Tembo hospital had no deaths as far as the obstetrics were concerned. Hardly any minimal complication. Maybe in 600 patients we could document only 6 complication deliveries or maybe 4 transfers, and not one patient who had a wound gap. And this is also on record that we had a very good team of Temba Hospital working around the clock for the citizens of Mira Bhayandar. And I'm proud to say that being a gynecologist in Mira Bhayandar, I have in the last 3 years given a lot of good services, and my humble and dil se, giving it back to the society to Pandit Bhimsen Joshi Temple Hospital in Bhayandar West. अगर दिल से बात पूछो तो बेगर्स कांट बी चूजर्स. हर आदमी की इच्छा होती है कि सर्जन बने या कुछ फील करे. तो मैंने भी 3-4 डाल के रखे थे, जैसे अपन बोलते हैं कि चॉइसेस. उसमें से एक चॉइस गायनेक थी, एंड मार्क्स भी अच्छे थे, गायनेक पे डिस्टिंक्शन थे, एंड दैट इज वन ऑफ द सीट्स व्हिच आई गॉट. एंड आज के तारीख में अगर आप देखो तो हर स्टूडेंट की इच्छा रहती है कि वो अगर आईआईटी ले तो मेरे को आईआईटी पवई चाहिए और आईआईटी कंप्यूटर साइंस चाहिए. बट हर किसी आदमी को वो चीज़ नहीं मिलती है, बिकॉज देयर इज वास्ट ऑफ कंपटीशन. तो अगर वही बच्चा आईआईटी करेगा, उसको लगता है कि मेरे को एरोस्पेस मिले, या फिर उसको लगे कि मुझे सिविल मिल रहा है और मुंबई चाहिए उसे, और वो ले लेता है, तो इट इज स्टिल अ गुड थिंग करके, बिकॉज वो उसकी इच्छा है कि उसको आईआईटी बनना है. जैसे हमको इच्छा थी कि हमको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से डॉक्टरी पढ़नी है. तब के जमाने में डोनेशन सीट्स वगैरह थे, एंड माई एजुकेशन वॉज इन 60 रुपीज हॉस्टल फी फॉर 6 months एंड 265 रुपीज 6 महीने की फीस थी हमारे यहाँ पे. सो एट दोज टाइम्स ऑफ द टाइम वी ऑलवेज फेल्ट कि गवर्नमेंट कॉलेज से किया हुआ बेहतर रहता है. एंड एज अगेन से बेगर्स कैन बी चूजर्स. मुझे पहले एमडी फार्मेट मिला था, बट मैंने एमडी फार्मेट लेके 3 महीने के बाद मैं उसको छोड़ा, बिकॉज मुझे वो जो फील चाहिए था, पेशेंट के साथ बात करने का टच चाहिए था, मुझे मिल नहीं रहा था. हालांकि मेरे टीचरों ने मुझे एमडी की पोस्ट ऑलरेडी बोलते थे कि चेकर सर आपका मार्केटिंग स्किल्स अच्छे हैं, सब चीज़ अच्छी है, आपको एमडी में लुपिन कंपनी में लगा देंगे, सिप्ला कंपनी में आपको टॉप पोस्ट पे दे देंगे, आप एमडी फार्मा के लीजिए. बट वो 3 महीने करने के बाद में मुझे जो टच चाहिए था पेशेंट्स के साथ में, जो भावना समझनी चाहिए थी और जो जुड़नी चाहिए थी, वो बिल्कुल जुड़े नहीं. तो मैंने वो छोड़ के 3 महीने का ड्रॉप लेके नेक्स्ट सेमेस्टर में जाके गायनेक की सीट ली. और मेरा ये भी था कि मैं डिप्लोमा नहीं करूँगा, मैं एमडी करूँगा. तो मैंने एमडी गायनेक किया, फिर उसके साथ साथ डिप्लोमा इन गायनेकोलॉजी किया मुंबई यूनिवर्सिटी से, और ये मेरा सफर रहा एक्चुअली. सर, एक जनरली देखा जाता है कि एक गायनो सर्जन जो है स्त्री से संबंधित होता है, तो ज़्यादातर पेशेंट जो है वो फीमेल डॉक्टर, लेडीज डॉक्टर को प्रेफर करते हैं, और आप लोग जेंट्स का इस क्षेत्र में आना, तो पेशेंट जो होते हैं, लेडीज जो होते हैं, वो जनरली ये सोचते हैं कि हम लेडीज डॉक्टर के पास जाएं. तो क्या फ़र्क पड़ता है ऐसे चीज़ों में? फर्क तो है सर, बिकॉज हर कोई चाहता है विद द बेस्ट ऑफ एजुकेटेड क्लास ऑल्सो कि मेरी बीवी को जो है वो एक फीमेल ही देखे. बट टाइम्स हैव चेंज नाउ. पिछले जब मैं 23 साल पहले प्रैक्टिस चालू की, आई ऑल्सो हैड सम इश्यूज, बट मैंने कभी मेरी वाइफ का सहारा नहीं लिया कि वाइफ को बाजू में बिठाया, बोला नहीं लेडी डॉक्टर है आप दिखा दो करके. तो ऐसा हमारे फील्ड में 23 साल में बिल्कुल नहीं हुआ है. शी हैज प्रैक्टिस स्ट्रिक्टली चेस्ट मेडिसिन, आई हैव प्रैक्टिस स्ट्रिक्टली एमडी ओबीजीवायन. हमारे यहाँ पे रूल ही है कि अगर आप फोन पे भी इंक्वायरी करोगे, पूछोगे, तो बोलेंगे कि नहीं डॉक्टर मेल है करके. बट ऑल सेड एंड डन, अगर आप स्टैटिस्टिक्स भी लो, आई एम नॉट ट्राइंग टू गो अगेंस्ट माई काउंटर कॉम्पिटिटिव एंड वेरी what you call good and very dynamic. आजकल की औरतें वगैरह बहुत डायनामिक वगैरह है. दुनिया का ये दस्तूर रहा है कि मेल्स आर स्लाइटली द मच मोर एडवांटेज ओवर द वुमेन, दैट इज व्हेन इट कम्स टू हैंडलिंग सम क्राइसिस और समथिंग. और ये फैक्ट भी है आजकल की मेरा भाई में कुछ भी तकलीफ हो लेडीज के, आई मीन से कुछ भी तकलीफ वगैरह हो हॉस्पिटल्स में वगैरह, तो आई एंड डॉक्टर नागर कटी इज देयर, डॉक्टर कोराडिया इज देयर, डॉक्टर शिव बाबा अग्रवाल इज देयर, डॉक्टर अशोक शुक्ला इज देयर. We are one of the few very few people as male gynecologists, are the only male gynecologists who are available
to assist our counter or assist our co-colleagues that are there who are ladies in this field करके. So भेदभाव ऐसा कुछ भी नहीं है. It is just the psychology that is mattering कि whether we should go to a male gynecologist or we should go to a female gynecologist. I sincerely believe a doctor is a doctor. And being a male, if I need to go to a skin specialist, I have my very learned skin specialist who's a lady doctor. So starting में थोड़ा सा रहता है कि ये होता है, but I think if you train your mind or something, it does happen. It doesn't make a difference. I have got myself operated in my own hospital in front of my staff. मेरी वाइफ का जो ऑपरेशन हुआ है सीजरियन सेक्शन में मैंने खुद किया है 1998 में in front of all the staff जो दिन रात देखते हैं. So it's just a mind game which I feel that is there. So that's, I think times have changed. And we should look as a doctor person who's giving you the information and who's treating you ethically and logically proper. Municipal corporation designated Temba as a COVID hospital. कोविड की जो टीम थी बहुत ही अच्छी टीम है और आज भी काम कर रहे हैं. बाहर से डॉक्टर भी है, डिप्लोमा होल्डर्स भी है, एमडी है, लोग भी है जो मैनेज कर रहे हैं टेम्बा हॉस्पिटल को. इट वॉज ओवरलुक बाय फ्रॉम टीम फ्रॉम भक्तिदांत हॉस्पिटल इन द स्टार्टिंग. अब दूसरी टीम है. लुकिंग एट द रिसोर्सेज जो है ये बहुत सारे जो नॉन अफोर्डिंग पेशेंट्स वगैरह है जहाँ पे हॉस्पिटल का बिल आप समझ के चलो कि 2 लाख से कहाँ 20-25 लाख तक जाता है, उनके लिए ये भगवान जैसा हॉस्पिटल है. एक गरीब आदमी का मसीहा हॉस्पिटल बोलेंगे जहाँ पे 40-50 लाख रुपए के जो इंजेक्शन जो गवर्नमेंट जो फ्री किया है वो बहुत सारे पेशेंट को लाभ वगैरह मिला है टेम्बा हॉस्पिटल में. सर 23 साल का आपका एक्सपीरियंस रहा है इस आपके प्रोफेशन में जिसके आप स्पेशलिस्ट हैं, तो हम चाहेंगे दर्शकों को ज़रा कुछ केसेस के विषय में से जो क्रिटिकल हो और उस चीज़ से वो पेशेंट जो है उसके चेहरे पे स्माइल होते हुए गया ऐसा कुछ. तो सबसे बड़ा तो ये है कि अगर पेशेंट का नॉर्मल सीजरियन बोला जाए दूसरे हॉस्पिटल से आया और आपके हॉस्पिटल में नॉर्मल डिलीवरी हो, उससे ज़्यादा खुशी किसी को नहीं रहती. वो एक चीज़. दूसरी चीज़, हर माँ का ये ड्रीम होता है कि बच्चा जो है नॉर्मल डिलीवरी हो, और जो बच्चे नॉर्मल डिलीवरी से होते हैं और माँ का जो परसेप्शन है वो जो खुशी उनको मिलती है जब रात भर बैठ के मॉनिटरिंग हुआ जाता है, ऑक्सीजन दिया जाता है, रात भर हॉस्पिटल में हम लोग रुकती है पूरी की पूरी टीम, और जब जाके 4:30-5 बजे वैक्यूम या फोर्सेप के थ्रू अगर बच्चा अच्छे से होता है तो वो जो खुशी रहती है उनके चेहरे पे वो इज प्राइसलेस इन फैक्ट. Plus, lot of complications do take place at lot of places where I go. Luckily, in my place, I have not had the fortunate except bleeding वगैरह कुछ हो गया, थोड़ा कुछ छोटा मोटा टेयर वगैरह हो गया तो कुछ ट्रीटमेंट वगैरह लगती है. बट बेसिकली अगर आप कायदे से प्रोटोकॉल वगैरह जो यूएस यूके के प्रोटोकॉल वगैरह है या इंडिया के एफडीए के प्रोटोकॉल है, अगर आप वो प्रोटोकॉल के थ्रू फॉलो करो डिलीवरी के स्टेप्स, प्रोटोकॉल के थ्रू आपके हॉस्पिटल में लाइट अच्छी हो, असिस्टेंट अच्छी हो, जितने भी यंत्र चाहिए, प्रिपरेशन वगैरह हो, आपके पास जितने ड्रग्स चाहिए उतने मिलने चाहिए छोटे नर्सिंग होम में, और जहाँ पे कंजूसी नहीं हो, और आप प्रॉपरली टाइम टू टाइम आप पेशेंट को देखते रहो, पेशेंट के साथ स्टार्ट टू एंड तक आप डिलीवरी करो, तो मेरे को लगता नहीं है कि कॉम्प्लिकेशन वगैरह होंगे. और अगर होते भी है तो दैट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ एनी कॉम्प्लिकेशन दैट इज. आप 1 करोड़ की मर्सिडीज भी लोगे तो भी उसमें फेलियर रेट है कहीं ना कहीं पे, और जान जो है वो कब किस तरीके से रिएक्ट करेगी बोलना बहुत डिफिकल्ट है. एक अच्छा खासा पेशेंट लेबर रूम में चलते हुए आते हुए नॉर्मल डिलीवरी होते हुए सडनली उसको 2 लीटर का ब्लड लॉस हो जाता है बिना कुछ कारण के, और रिलेटिव को ये एक्सेप्ट करना कि मेरा पेशेंट डिलीवरी के वक्त भी आया था तब ठीक था, और किस तरीके से ये हुआ और क्यों उसको ब्लीडिंग की टेंडेंसी हो गई. सम थिंग्स गो अनआंसर्ड एट लॉट ऑफ प्लेसेस, तो वी नीड टू एक्सेप्ट दिस विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट. बट हर कोई डॉक्टर जो है कभी ये नहीं चाहेगा कि अपने पेशेंट के साथ कुछ कम हो, and he will always want to do the best what is there. Coming down to one of the important cases जो मेरे लाइफ में मुझे लगता है कि I should share was मेरी वाइफ का ही केस. उनका एक पहला सीजरियन मेरे हॉस्पिटल में हुआ था. शी वॉज थैलेसीमिया माइनर, and because of thalassemia minor she went into disseminated intravascular coagulation that is known as DIC. DIC ऐसी कंडीशन में था 23 साल में, तब आईसीयू वगैरह कुछ भी नहीं थे. यहाँ पे फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा जो बोलते ब्लड वगैरह कुछ मिलता नहीं था. ब्लड टेस्ट भी जो डीआईसी के लगते हैं वो यहाँ कहीं पे नहीं थे. वी यूज्ड टू गो रात को 12 बजे गाड़ी निकाल के हिंदुजा हॉस्पिटल जाके रोज रात को ब्लड टेस्ट करके रात को एक डॉक्टर को हॉस्पिटल में बिठा के जो कि मैडम की एमडी फिजिशियन थी उसको बिठा के फिर हम लोग ब्लड का अरेंजमेंट करते थे.
15 FFP वगैरह लगे या 10 FFP जो भी लगे, वो हम लोग यहाँ पे, मेरा एक दोस्त था जिसके पास डीप फ्रीजर था, वो तो आइसक्रीम पार्लर का, तो क्योंकि यहाँ पे फैसिलिटी नहीं थी, लेके आने का खराब होता तो उसके डीप फ्रीजर में हम लोग FFP लगते थे। तो मेरी वाइफ का तो एक बार तब बचाया हमने, दूसरी बार शी गॉट प्रेग्नेंट, और वो डॉक्टर साहब जो गायनेकोलॉजिस्ट थे उनके पास वापस 2 बार मिस हुआ कि इट वॉज एन एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो हम यहाँ पे थिएटर में गए थे देखने पिक्चर, वहां पे वो गिर गई, फिर वहां से मेरे हाथों से उठा के गाड़ी में डाला, एनेस्थेटिस्ट को फोन किया, ये फोन किया, सर्जन को बुलाया और बोला कि खोलना है। मेरी सास तो मेरे साथ ही रह रही थी, एंड ऑल डिसीजन वर टेकन बाय मी। हमने डायरेक्टली टेबल पे लेकर के उनको डायरेक्टली 10 मिनट में, आप सोचो कि सिनेमैक्स से पहुंचने में भाईंदर इसमें जितना टाइम लगे उतने टाइम तक मेरा थिएटर तैयार था, मेरा एनेस्थेटिस्ट पहुंच गया था, मेरा सर्जन पहुंच गया था, मेरा डायग्नोसिस क्लियर था कि ये थैली के बाजू में प्रेगनेंसी जो रहती है ट्यूब के अंदर, वो फटने की वजह से हुई है, कि सडनली एकदम वाइट वगैरह हो गई थी। तो उसको वो टाइम पे लेके जाके कम से कम पेट में से 2 लीटर का फ्लूइड निकाल, 2 लीटर का ब्लड निकाल के, उस टाइम 20 साल पहले 2001 के आसपास से 2000 में 1998 में बेटी हुई थी मेरी, 2000 में 2001 की अप्रोक्सीमेट बात है। तब के टाइम में उसको ब्लड देना और रात भर मॉनिटर करना और डीप फ्रीजर में FFP रखना और हर रात को गाड़ी लेके हिंदुजा हॉस्पिटल जाना, वो D-dimer करवाना, इट वॉज रियल चैलेंजिंग केस फॉर मी करके। एंड प्लस तब के टाइम में 1998 के बच्चे ने जस्ट हॉस्पिटल चालू किया रहेगा, तो यू कैन अंडरस्टैंड वी आर अंडर सो मच ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रेस कि तब के जमाने में बोलो कि 50,000 लाख रुपए दूसरे हॉस्पिटल में जाके डाले, 3 लाख 4 लाख डॉलर वॉज नॉट अफोर्डेबल टू अस। So I being from Vadia maternity, having so many good colleagues, Dr. Nagarpati, myself, Dr. Desai, so many of us there, Dr. Rati. So we had a team of people who were there with me, psychologically. Of course, I only operated with Dr. Shelar. We did the best that we could do, and she came out of DNC, and today we are what you call nice and happy. And this is one of the most critical cases in my life which I handled. बाकी सब तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई फील 1998 के लड़के के सीजर करने का कॉम्पिटेंस और आज का जो कॉम्पिटेंस है उसमें बहुत फर्क आया है। और आज भी मेरे यूट्यूब पे वीडियोज हैं जहाँ पे सीजरियन सेक्शन जो है मैंने 12 से 13 मिनट में किया है, राइट फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड क्लोजर तक। एंड नॉट टू बोस्ट करके, बट दिस इज कन्वेंशनल विच आई हैव gathered my experience over the past 23 years, and these are one of the cases. बाकी तो छोटे मोटे ब्लीडिंग हो गया, कुछ कट गया किधर, या कुछ ब्लीडिंग हो गया, कुछ टेयर हो गया, उसको स्टिचर कर दिया, ब्लीडिंग वगैरह ज्यादा हो गया, उसको FFP दे दिया। कुछ अगर टिंडा में केस हुई थी हमारे पास जहाँ पे पेशेंट जस्ट नॉर्मल थी, डिलीवरी वगैरह हो गई करके, एंड शी वाज ब्लीडिंग लाइक मैसिव करके, वी कुडंट डू एनीथिंग। तो एक कॉन्डम कैथेटर करके आता है, वहाँ पे हमारे पास सहूलत थी करके, आई वाज ट्रेन्ड इन दैट कॉन्डम कैथेटर वगैरह डाला, पेशेंट को लीलावती वोकार्ड में शिफ्ट किया। बहुत सारा मीडिया का हल्ला गुल्ला हुआ था, बहुत कुछ तकलीफ वगैरह हुई थी, बट लकीली वी कुड मैनेज द पेशेंट, वी डिडंट टेक अप द सर्जरी अगेन, एंड दैट वाज वन ऑफ द केस। देन देयर वाज वन मोर केस जहाँ पे दूसरे हॉस्पिटल से नॉर्मल सीजरियन वगैरह हुआ था, तीसरे दिन के बाद में पेशेंट जस्ट कोलैप्स हो गए, ऑपरेशन में लेके जाके देखा तो फिर कुछ इश्यूज थे सर्जरी के अंदर, वी रेक्टिफाइड दैट सर्जरी, दैट पेशेंट वाज गॉन अगेन हैप्पी आफ्टर 2-3 days। मेनी केसेस ऐसे निकल जाए तो एक आध घंटा इसी में निकल जाएगा। These are first 2 or 3 cases which I wanted to share, which I felt I just remembered offhand on the camera. सर एक चीज आपने बोला कि कोई भी डॉक्टर नहीं चाहता है कि वो अपने पेशेंट के साथ कुछ गलत हो, लेकिन फिर आपने एक जिक्र किया कि मीडिया वाले आ गए थे उस केस में, तो और जनरली ये केस अभी भी कोविड के समय भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं कि पेशेंट अनहैप्पी है, वो तोड़ फोड़ करना, ये सारी चीज़ें करना, और आप एक डॉक्टर के लीगल एडवाइजर, ये केसेस, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं कोई कंफ्यूजन पब्लिक और डॉक्टर के प्रोफेशन, क्योंकि आफ्टर ऑल डॉक्टर है, वो भी एक इंसान है, तो उससे जाने अनजाने में कुछ हो जाए, क्योंकि केसेस के ऊपर डिपेंड करता है कि केस कैसा है। केस अगर शायद ज्यादा क्रिटिकल है तो थोड़ा सा आप तो चांसेस कम हो। तो इस समय में एक जो पेशेंट के अटेंडेंट हो, चाहे गार्जियन, चाहे उनके तरफ के लोग होते हैं, तो उनको इस कंडीशन में क्या सोचना है? अब बताओ, बीइंग ए डॉक्टर आप क्या कहेंगे? I just need to take one few take-home messages in this, which I practiced for 23 years. Communication most important। अगर पेशेंट आपके हॉस्पिटल में आता है तो उसको पूरा राइट है ये समझने का कि क्या चार्जेस होने वाली है, पहला क्या चार्ज होगा, सेकेंड डे का क्या चार्ज होगा, अगर कॉम्प्लिकेशन होता है तो क्या चार्ज होगा। 90% 95% ये जो इश्यूज वगैरह होते हैं कम्युनिकेशन की वजह से होते हैं, और पेशेंट को सडनली बिल ज्यादा मिल जाता है, एक्सपेक्टेशन नहीं रहता है,
ही इज एक्सपेक्टिंग समथिंग एंड वी आर नॉट कम्युनिकेटेड टू द पेशेंट. पेशेंट को हर आधे घंटे में, 1 घंटे में या 2 घंटे में, जैसे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में पेशेंट को समझाया जाता है कि आपकी कंडीशन ऐसे है, आपसे रिटर्न में सिग्नेचर लिया जाता है कि आपको समझाए. तो ये जो वाद विवाद है वो कम से कम आप बोलोगे तो 50 to 75% कम हो जाता है. और हमारे छोटे नर्सिंग होम अगर आप आओगे तो आपको ऑपरेशन के पहले एक बजट दिया जाएगा, आपसे साइन लिया जाएगा कि अप्रॉक्सीमेट बजट है, इतना इतना होगा, आपको ये तारीख को इतना पैसा भरना है, ये तारीख को इतना पैसा भरना है, ये तारीख को इतना डिस्चार्ज है. तो आपको भी पता है कि अगर डॉक्टर साहब ने 50,000 लाख रुपए का बजट दिया है तो ज्यादा से ज्यादा एक 5-10 हजार का हो सकता है. पर जहाँ पे 50,000 का बजट देके डॉक्टर साहब 2 लाख का बिल डालेंगे तो वाद विवाद तो होने नहीं है, बिकॉज पेशेंट इज नॉट प्रिपेयर्ड. वो एक चीज है. सेकेंड, उसको कम्युनिकेशन करके धीरे धीरे करके समझाना पड़ता है कि आप आपकी कंडीशन जो खराब हो रही है, ब्लड टेस्ट जो है ये लग सकते हैं और वो ब्लड टेस्ट की कॉस्ट इतनी होती है तो कॉस्ट ऑफ थेरेपी इज गोइंग टू गो अप. फिर भी इट इज पॉसिबल दैट चलो बढ़ भी गया तो थोड़ा सा हल्का सा कम ज्यादा करके पेशेंट खुशी खुशी चला जाता है. देयर इज नो पॉइंट. प्रॉब्लम जब उठता है जब मेरे पास से और आपके बीच में कुछ कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, या पेशेंट अपना टेम्पर यूज कर लेता है या डॉक्टर अपना टेम्पर यूज कर लेता है, और जो दिशा जो ट्रीटमेंट की जानी चाहिए वो छोड़ के बाकी कोई एंट्री मार के कुछ ना कुछ करके कुछ कर जाता है. तो दिस आर द मेन थिंग विच आई फील इज रियली ट्रबलिंग द पेशेंट एंड द डॉक्टर दैट इज देयर. और जो वाद विवाद हो रहे हैं, जो आपको लग रहा है कि ये ठीक नहीं हुआ, वो ठीक नहीं हुआ, इट इज प्योरली कम्युनिकेशन 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 कम्युनिकेशन. When it all starts कि जैसे आप नोटिस करेंगे कि काफी सारे डॉक्टरों के पास पुलिस की इश्यूज वगैरह रहते हैं. कुछ बिल का इश्यू हो गया, कोई डेथ हो गया हॉस्पिटल में, या फिर सडनली कुछ हो गया तो पुलिस आ जाती है हॉस्पिटल में, या फिर कुछ इश्यू वगैरह हो गया, डॉक्टर के ऊपर कुछ इल्जाम वगैरह लग जाता है. तो व्हाट हैड हैपेंड वाज आई पर्सनली वेंट थ्रू अ मेडिकल लीगल केस. तो मुझे ये लगा कि पुलिस का जो सेंसिटाइजेशन है, आई एम टॉकिंग नाउ दिस इज 15 years बैक और 12-14 साल पहले, जब कि पुलिस लोगों की जो नर्सिंग महाराष्ट्र पुलिस एकेडमी है तब काफी सारी चीजें सिखाई नहीं जाती. अब की बार जो कांस्टेबल भी आता है, ही इज आल्सो अवेयर ऑफ द करंट लॉज विद द डॉक्टर्स आर देयर. सो आई स्टार्टेड वर्किंग विद द पुलिस ऑफ मीरा भाईंदर 5 to 6 years डाउन द लाइन. और ये जो दूरियां थी पुलिस और डॉक्टर के बीच में, वो मैंने 97 to 98% जीरो कर दी. मेरा भाईंदर में कुछ भी तकलीफ पुलिस के दिया तो मेरे पास आएगा, या डॉक्टर मेरे पास आएगा, या मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, या फिर मैं पुलिस के पास जाऊंगा, या फिर मेरे को फोन आएगा, या हमारे जो 4-5 दोस्त लोग वगैरह मिलके कुछ ना कुछ इश्यूज जो है वो रिजॉल्व करेंगे. तो मेरा भाईंदर एज फार एज डॉक्टर्स आर कंसर्न, ऑलमोस्ट पुलिस का जो भी इश्यूज वगैरह रहते थे दे आर वेरी कंफर्टेबल, बिकॉज हमने जो गैप थी ब्रिज करने की पुलिस और डॉक्टर के बीच में, वो एक किताब की पब्लिकेशन जो एसोसिएशन ऑफ मेडिकल कंसल्टेंट, उसकी मैंने किताब एडिट की थी जो मेडिको लीगल मैनुअल ऑफ पुलिस है, उसके थ्रू हमने काफी सारे गैप्स जो रहते हैं डॉक्टर और पुलिस के बीच में कम कर. यदि आप नया नगर में हो तो हम नया नगर के सीनियर पीआई को पहचानते हैं, आप काशी मीरा हो काशी मीरा के पीआई को पहचानते हैं, एडिशनल एसपी को पहचानते हैं, एसपी को पहचानते हैं, अभी दाते साहब आ गए हैं. अब जितने भी बोला हायर की वगैरह हम सबके साथ में 1-to-1 रिलेशनशिप है. तो कोई भी डॉक्टर को कुछ भी तकलीफ रहती है तो आज के तरीके हम नए और हमारे कुछ दोस्त लोग वगैरह इंश्योर करते हैं कि वो जो इश्यू है वही के वही खत्म हो जाए. और बोलते ना, जैसे डॉक्टर्स को क्रिमिनल की तरह ट्रीट नहीं किया जाए और रिस्पेक्टफुली देखा जाए, वो चीज हमने ब्रिज की. तो यही सोच के मैंने मन से ज्वाइन किया कि जो गैप है पॉलिटिशियंस का और डॉक्टर्स के बीच में, जो बिलिंग के ऊपर से इश्यू हो जाता है, कोई दूसरा इश्यू हो जाता है, कोई ग्रुप ऑफ पॉलिटिशियंस या कोई पार्टी के ग्रुप वगैरह कोई हॉस्पिटल में चले जाते हैं और फिर देयर इज सम डिस्कशन दैट इज गोइंग ऑन एंड द डिस्कशन डजंट बिकम फ्रूटफुल. तो ज्वाइन मन से रीजन कि ये जो डिफरेंसेस है डॉक्टरों के बीच में और पॉलिटिशियन पार्टीज के बीच में, या फिर डॉक्टर और पॉलिटिक्स के बीच में, ये थोड़ा सा अगर गैप कम हो जाए तो डॉक्टर्स को भी इजी होगा, पॉलिटिशियंस को भी इजी होगा, और जो कोई भी वाद विवाद है, जो कोई भी डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन वगैरह है, वो मिल बैठ के सामने बैठ के बात कर सकते हैं, रादर देन हैविंग 20-25 पीपल घेराव करके, मीडिया को बुला करके, इसको बुला करके. यानी यदि मैं आपको पहचानता हूँ तो आपके 4-5 जन आ गए, हम लोग के 4-5 डॉक्टर आ गए, आपके पेशेंट के रिलेटिव आ गए, हम लोग साथ में एक साथ बैठ के कुछ ना कुछ हल निकाल सकते हैं, जो भी हल हो, वेदर फ्रूटफुल नॉट फ्रूटफुल. और एट द एंड हर किसी के पास क्या बोलते हो हायर की तो है. अगर आप मेरे से सेटिस्फाइड नहीं हो डॉक्टर से तो आप मेडिकल काउंसिल जा सकते हो, पुलिस जा सकते हो, हाई कोर्ट जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, काउंसिल जा सकते हो, कंज्यूमर जा सकते हो, बहुत सारी चीजें आप जा सकते हो. तो ये सब चीज न हो करके ये संगठन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विद ईच अदर, विद द पॉलिटिकल पार्टीज, विद द पुलिस, विद सो मेनी अदर, वी कैन टेक
ब्रिजिंग द गैप बोलेंगे तो आप जैसे अगर आपके पास इनकम टैक्स की रेड हुई हो तो इनकम टैक्स ऑफिसर के साथ आपकी पहचान हो या फिर 2-3 ऑफिसर के साथ पहचान हो तो एटलीस्ट क्या है कि यू विल नॉट बी ट्रीटेड एज क्रिमिनल। आपके अगर घर पे छापा भी लगता है तो आपको रिस्पेक्टफुली बिठा के छापा वगैरह होगा, मतलब आपको कॉलर पकड़ के आपको लेके जा रहे हैं, ये चीज आएगी नहीं। बिकॉज जो कुछ भी करना है हम लोग को बहुत ही तकलीफ के साथ और बहुत ही मेहनत के साथ में, ये जो गैप है पुलिस, डॉक्टर्स, पॉलिटिशियंस, ये सब चीजें बहुत सारी जगह में हम लोगों ने गैप ब्रिज किए हैं। सर आपने मेडिकल प्रोफेशन में सब कुछ, तो फिर ये वकालत पढ़ने का क्या कैसे सोचा? अब पिछले 10 सालों से काफी सारे जनों की जो मेडिकल प्रॉब्लम वगैरह रहती है वो मैं मेरे दोस्त लोग हैंडल करते रहते हैं। बट क्या रहता है, अगर आपकी हड्डी टूट गई हो, आप हकीम के पास जाओ और ऑर्थोपेडिक के पास जाओ तो जो हार्डवेयर है उसके ट्रीटमेंट और ऑर्थोपेडिक सर्जन के ट्रीटमेंट में फर्क तो रहेगा। यही फर्क रहेगा, डॉक्टर चेकर ने एडवाइस दिया और एडवोकेट डॉक्टर चेकर ने एडवाइस दिया। तो ये हिसाब से मैंने वकालत सोचा था, काफी साल से सोच रहा था करने का, बट क्योंकि इतने सब एसोसिएशन में काम कर रहा था इतने साल तक तो फ्री नहीं हुआ, तो अब सोचा कि बच्चे कुछ जो 10-15 साल है लाइफ के और लोगों को हेल्प किया जाए, जो ब्रिज हुआ है गैप करके। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हर कोई आदमी डॉक्टर के पास किसी के पास भी जाता है फॉर जेन्युइन एडवाइस एंड टू एंश्योर दैट उसकी एडवाइस जो है वो पत्थर की लकीर के जैसे हो। तो बनने का एडवोकेट कारण ये भी है कि काफी सारे जन हमारे फील्ड में ऐसे भी रहते हैं who do not give the advice जिस तरीके से मिलनी चाहिए। जैसे बोलते हैं ना, आप 2+2 4 है तो आपको 2+2 4 ही देना पड़ेगा, भले वो कल आए आपके पास या नहीं है, बट उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि यही होने वाला है, इससे कैसे निकलने का मार्ग है वो होना चाहिए। बट यही चीज अगर आप घुमा फिरा के बात करते रहो और फिर वो आदमी घूमते रहे, क्योंकि क्या है कि कोई भी फील्ड में जाओ तो आपको एडवाइस जो है जेन्युइन मिलनी चाहिए। आप वकील के पास क्यों जाते हो कि आपको बताए कि बॉस आपको केस लड़ना है कि नहीं लड़ना, आपको फ्रूटफुल होगा कि नहीं होगा। यही सेम चीज जो है पुलिस स्टेशन में भी रहता है। आप किसी के ऑफिसर के पास जाओ और आपको पता चले कि ये चीज होना चाहिए और आपको ऑफिसर ठीक से गाइड करे, तो यही हम चाहते हैं कि कोई ना कोई ऐसा ऑफिसर होना चाहिए जो आपको ठीक से गाइड करे कि नहीं बॉस ये प्रॉब्लम है, ये स्टेप पे है, ऐसे से आपको हेल्प कर सकते। तो दैट इज वन ऑफ द रीजंस कंसीडरिंग माय प्रोफेशन, द जेन्युइनिटी दैट आई हैव एंड ऑनेस्टी व्हिच आई हैव, जो मेरे एथिक्स वगैरह मेरे माँ बाप लोगों ने डाले। और डैडी मम्मी ने तो एक ही चीज कहा था जब बने थे डॉक्टर करके कि पैसा हमारे पास बहुत है, यू एंश्योर दैट योर एथिक्स एंड योर प्रिंसिपल्स आर नॉट कॉम्प्रोमाइज इन लाइफ। आपको लगे वही ठीक एडवाइस है ना, भले 4 पेशेंट है या 2 पेशेंट है, बट डू नॉट बिकम अ बिजनेसमैन बीइंग अ डॉक्टर। विश्वास पे पूरी दुनिया कायम है, झूठ से मुझे सख्त नफरत है। तो बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आप जो कुछ काम करो, जिसके साथ भी जो भी रहे, विश्वास के थ्रू रखो। डॉक्टर के पास जाओ तो उस पर विश्वास रखो पूरा, पुलिस के पास जाओ तो विश्वास रखो, कानून के पास जाओ तो विश्वास रखो, और विश्वास पे पूरी दुनिया कायम है। एंड दैट्स अबाउट इट। थैंक यू। अब हम फिर अगले एपिसोड में आपसे रूबरू करवाएंगे एक नए शख्सियत से जो होंगे हमारे स्टार ऑफ मीरा भाईंदर। देखते रहें उज्जवल भारत में। दोस्तों, आपको हमारा यह कार्यक्रम कैसा लगा, हमारे स्क्रीन पर चल रहे स्क्रॉल में दिए गए मोबाइल नंबर पर हमें जरूर बताएं। अगर कोई सुझाव देना हो तो भी हमें जरूर दें। अगले एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे एक नए स्टार मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।